मॉर्निंग क्लास। सबसे पहले है हमारी डेफिनेशन अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन द बुक ऑफ अकाउंट विद ऑब्जेक्टिव ऑफ शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। चीज़ों को हमने बहुत दफ़ा इस डेफिनेशन को वैसे तो पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर एक रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने अकाउंटिंग में अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करना होता है, फिर उनको क्लासीफाई करना होता है, तरतीब से लिखना होता है, ताकि एट द एंड जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है अपने बिज़नेस की, उससे हमें अपनी कंपनी का पता चल सके कि हमारी कंपनी जो है वो प्रॉफिट में जा रही है या वो लॉस में जा रही है। हमें अपने सारा जो मकसद हम लोग करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए करते हैं। मेन टॉपिक जो है वो है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने देखना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो डेफिनेशन है वो ये है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे जितनी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें ये बताती है कि जो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है या हमारी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो ख़ास पीरियड के लिए या कितने अरसे के लिए वो कैसी जा रही है। हम किसी भी कंपनी की जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा ये जो कंपनी है ये हमारी किस जगह पे फॉल कर रही है। उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें सारा कुछ पता लग जाएगा कि इसके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितना इनके पास कैपिटल है, कौन कौन से एसेट्स हैं, सारा कुछ हमें उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देके पता लग जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें किसी भी कंपनी की ओवरऑल जो वर्थ है वो शो करती है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किन किन चीज़ों में हमने क्लासीफाई किया हुआ है। मेन हमने जो इनको क्लासीफाई किया हुआ है वो 4 चीज़ों पे है। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। हम इन चारों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे वो 2 चीज़ें होंगी बेटा, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इन सबको हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों ये स्टेटमेंट बनाई जाती हैं। ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट हैं। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हमें चेक करनी है किसी कंपनी की तो इन चारों स्टेटमेंट्स को चेक करने के बाद ही हमें पता चलेगा। कम्प्रीहेंसिव इनकम स्टेटमेंट से हमें उसकी इनकम स्टेटमेंट का पता चलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें उसकी एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल का पता चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले आपने देखा था हमने जर्नल एंट्रीज पास की थी। उस जर्नल एंट्रीज़ में हम लोग जब एंट्री को बिल्कुल सही रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद हम लोग उसे लेजर में पोस्ट करते हैं। उन एंट्री को पोस्ट करने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप करते हैं वो होता है ट्रायल बैलेंस बनाना उस एंट्री का ना। ट्रायल बैलेंस में आपने 2 कॉलम ड्रॉ करने होते हैं। एक उनका डेबिट साइड का आ जाना चाहिए टोटल बैलेंस और एक क्रेडिट साइड का टोटल बैलेंस आना चाहिए। लेकिन वो जो दोनों साइड्स का बैलेंस आएगा उन दोनों को आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर उन दोनों बैलेंस को किसी भी वजह से आपस में इक्वल नहीं हो रहे तो इसका मतलब हमने पीछे से जो डबल एंट्री बुक कीपिंग की थी उसमें हमने जब कोई एंट्री रिकॉर्ड की है तो हमने वो एंट्री को रिकॉर्ड करते वक्त सही रिकॉर्ड नहीं किया। जिस तरह अगर हमने किसी चीज़ को डेबिट करना था लेकिन गलती से हमने उसे क्रेडिट कर दिया, या क्रेडिट करना था हमने उसको डेबिट कर दिया, या उसकी अमाउंट में हमने कुछ डिफरेंस कर दिया है, कोई भी गलती हमारी तरफ से जो भी हुई है वो हमारे बैलेंस को इक्वल नहीं आने देगी। जब वो बैलेंस हमारे इक्वल नहीं आएंगे तो जो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस होता है जिसमें हमें दोनों साइड्स को इक्वल देखना होता है वो हमारा बैलेंस इक्वल नहीं आएगा। तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है दैट ट्रायल बैलेंस इज सिंपली अ लिस्ट ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस ऑन ईच इंडिविजुअल लेजर अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में हम लोग देखते हैं जो हमारा लेजर अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो दोनों साइड्स का, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, दोनों का इक्वल होना चाहिए। अगर आपने यही लिखा उन्होंने देखा, उन्होंने कहा है कि इफ़ द डबल एंट्री बुक कीपिंग हैज़ बीन कंडक्टेड करेक्टली, अगर हमने जिस एंट्रीज को रिकॉर्ड किया था हमने उनको रिकॉर्ड बिल्कुल सही किया है तो जो उनका टोटल बैलेंस है द टोटल ऑफ दीज कॉलम शुड एग्री, तो उनका जो टोटल बैलेंस है वो इक्वल आना चाहिए। जो डेबिट साइड का सपोज करें अगर बैलेंस 1000 आ रहा है तो क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो भी 1000 आना चाहिए। अगर आपके दोनों के बैलेंसेस में कहीं भी डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब आपकी वजह से कोई एंट्री में मिस्टेक हुई है और वो बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा। इसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस का जो टोटल होगा वो सेम नहीं होगा। सबसे पहले हम एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जर्नलाइज करते हैं, फिर हम उसे लेजर में पोस्ट करते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है ट्रायल बैलेंस, जिसमें हमने देखना होता है कि दोनों साइड का बैलेंस जो है वो इक्वली हो। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी बेटा स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। हम लोगों ने कहा था 4 तरह की स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टेटमेंट आ रही है स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। द स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम इज अ स्टेटमेंट विच शो द प्रॉफिट और लॉस एंड बाय अ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम। किसी भी कंपनी की जो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम होती है वो हमें बताती है उसकी स्टेटमेंट ये हमें बताती है कि इस कंपनी का कितना प्रॉफिट है और लॉस है, लेकिन ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के लिए।
स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम को हम लोग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी कहते हैं और इसको इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी कहते हैं। तीनों नाम से इसको जाना जाता है, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट। इससे हमें किसी भी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है, लेकिन खास पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। जब मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में हम लोग प्रॉफिट और लॉस देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो बनता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को। और ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है हमारे पास कि हमारे पास जितनी भी सेल होती है उसमें से हमें लेस करना होता है अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी किस तरह कैलकुलेट करना है, इसका सारा एक फॉर्मेट होगा जो नेक्स्ट स्लाइड में हमारी आएगा, आप उसमें देख लीजिएगा। फॉर्मेट होगा जिसमें ओपनिंग स्टॉक होगा हमारे पास, ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, परचेजेस होंगी, उसमें से हमें कुछ चीज़ें लेस करनी होगी, उसके बाद हमारे पास वैल्यू होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। लेकिन अगर आपको वैसे ही क्वेश्चन आ जाए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरह कैलकुलेट करना है, तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है उसमें से सेल में से आपने लेस कर देना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो आपके पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो आपको फार्मूला यहाँ स्लाइड में शो भी हो रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है उसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपना नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, नेट प्रॉफिट को होता है कि नेट प्रॉफिट इक्वल होता है हमारे जितना हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया होता है उसमें से हमने अपने सारे एक्सपेंसेस को लेस करना होता है। अब एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, जो हमने उस दिन जनरल एंट्रीज में भी पढ़ा था कि हमने टेलीफोन का बिल देना है तो ये हमारा एक्सपेंस है, हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया हुआ है, हमने किसी की सैलरीज पे करनी है, तो सारे क्या हैं हमारे एक्सपेंसेस हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला है सेल में से हमने लेस करना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट प्रॉफिट का है कि हमने ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करने होते हैं अपने एक्सपेंसेस। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उस बनाते हैं और उसमें हमें पता लगता है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है। स्लाइड में आपको शो भी हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम को। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम जिसमें हमने प्रॉफिट और लॉस अपना चेक करना होता था, जिसके 3 नाम थे। हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं और स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, हम लोग अपना नेट प्रॉफिट देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। अब जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी बेटा वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की होगी। नेक्स्ट स्लाइड है बेटा हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को हम लोग स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट के नाम से, या बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दोनों नाम में से कोई भी नाम आए तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। इस पर लिखा भी ये हुआ है, द अदर मेन पार्ट ऑफ अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इट इज आल्सो नोन एज बैलेंस शीट। अ स्टेटमेंट विच शो द एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ अ बिजनेस, वो स्टेटमेंट जिसमें हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं और कितना हमारे पास अपना कैपिटल है, ताकि हमें किसी भी कंपनी की जो स्ट्रेंथ का पता चलता है तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे पता चलता है। किसी भी कंपनी के पास जितने ज़्यादा एसेट्स ज़्यादा होते हैं उतनी उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इसकी डेफिनेशन आप लोग इसमें स्लाइड में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी सब डिवीजन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसको कहाँ का हम सब डिवाइड किया गया है। जिस तरह हम लोगों ने पहले देखा उसमें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम किन चीज़ों को देखते हैं, उनके एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को और कैपिटल को। अब जो एसेट्स हैं उनको भी नेक्स्ट क्लासीफाई किया गया है, उनकी नेक्स्ट टाइप्स हैं। 2 तरह के ज़्यादातर एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को हम लोग शुरू वाले लेक्चर्स में क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब ये दोबारा इसके पार्ट बन के आए तो हम दोबारा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं और करंट एसेट्स कौन से होते हैं। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका फ़ायदा जो होता है हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, जिनको हम लोग एक दफ़ा परचेज़ कर लें तो 5 साल तक हमें उन्हें दोबारा परचेज़ करने की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह अगर हम कोई बिल्डिंग बना लेते हैं, कोई प्लांट लगाते हैं, कोई ऐसे इक्विपमेंट लेके आते हैं, वो बार बार हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। वो जब हम एक दफ़ा ले लेंगे उसका फ़ायदा हमें काफ़ी साल तक होगा। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हमें डेली ऑपरेशंस को, जो अपने बिज़नेस को रन करने के लिए बार बार चाहिए होते हैं, और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो सिर्फ 1 साल तक होता है। इस एग्जांपल में आते हैं, आपको इस स्लाइड में भी नज़र आ रहा होगा, मैंने लिखी हुई है इस एग्जांपल। ट्रेड रिसीवेबल हैं, बैंक है, कैश है, ये सारे हमारे करंट एसेट्स हैं। और जो नॉन करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड विद इन अ बिजनेस इन ऑर्डर टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स।
वो एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स जिनका फ़ायदा हमें फ्यूचर में होगा। नॉन करंट एसेट्स को हम लोग अपने फिक्स्ड एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। अगर कहीं फिक्स्ड एसेट्स का नाम आ जाए तो आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कि कौन से एसेट्स हैं हमारे, ये नॉन करंट एसेट्स हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है नॉन करंट एसेट्स की, प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है। ये एसेट्स हम एक दफ़ा ले लेंगे, जिससे हमने बिल्डिंग एक दफ़ा बना ली, वो काफ़ी अर्सा हमें उससे फ़ायदा देगी। हम घर एक दफ़ा बनाते हैं, उसका फ़ायदा हमें काफ़ी साल हम उस घर में रहते हैं, हम उसको थोड़ा सा रिपेयर करवा लेते हैं, चेंज नहीं करते बार बार। इस तरह बिल्डिंग हम लोग एक दफ़ा जब खड़ी हो जाती है तो उसको बार बार हम उसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि बिल्डिंग रोज़ की रोज़ हम नहीं बनाना शुरू कर देंगे। इसके बाद है करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स विच आर हेल्ड एज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस एंड विच आर अनलाइकली टू बी हेल्ड कंटिन्यूसली फॉर मोर देन द नेक्स्ट ईयर, जिनको सिर्फ हम एक साल या उसे थोड़ा सा अर्सा आगे तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हमें ये दोबारा लगाने पड़ते हैं अपने बिज़नेस में, क्योंकि डेली ऑपरेशन जितना हम अपने बिज़नेस को रोज़ रोज़ चलाएंगे हमें इनकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है, कैश, बैंक में जो आपके पैसे हैं वो, ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, वो लोग, डेटर्स जिनको हम लोग जनरल एंट्रीज में भी डिस्कस कर चुके थे कि ये क्या होते हैं, वो लोग जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, उनका नाम है ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल और डेटर्स।